हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज फिर से आपके सामने हम पेश हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी के थर्ड पार्ट से। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल मत सोचना कि थर्ड पार्ट है तो ये थर्ड वीक के हैं। थर्ड वीक नहीं है। जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसमें ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट ला चुका था, अब ये पार्ट 3 है। इसमें फर्स्ट वीक के भी हो सकते हैं, सेकेंड, थर्ड और हो सकता है कि फोर्थ के भी हो। इसी तरीके से आपके सामने एक फोर्थ पार्ट भी इसका आएगा। तो ठीक है, ये पार्ट 3 है और ईएसआईसी यूडीसी और एसबीआई सीबीओ, इसके लिए इनको फोकस करते हुए करंट अफेयर्स लिए गए हैं। इसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें लेने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, यूएन प्रोजेक्ट्स इंडियाज जीडीपी एट व्हाट परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो आप सुनते ही क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। नहीं पता है तो देखते रहेंगे और अपने मन में भी सोच सकते हैं आंसर्स को। ठीक है, तो यूएन प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी, इंडिया की जीडीपी कितनी परसेंट यूएन ने प्रोजेक्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए? 6.5, 5%, 5.5% या फिर 7%। तो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कितना किया है? 6.5% प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। यूएनडीईएसए यानी कि यूएन डेसा की रिपोर्ट आती है डब्ल्यूईएसपी। डीईएसए मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जो आपको दिख रहा होगा। इनकी रिपोर्ट आती है डब्ल्यूईएसपी। डब्ल्यूईएसपी का क्या मतलब है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 6.5% से इसकी जीडीपी ग्रो होगी, ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट किया है 2022 के लिए। ठीक है, पहले इन्होंने बोला था कि 8.4 होगी, लेकिन अभी तो 6.5 की बात की जा रही है। 2023 के लिए इनका मानना है कि 5.9% से ग्रो करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। At which place Defence Minister Rajnath Singh inaugurated कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी? अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको इनॉग्रेट किया है। आपको बताना है कि इन चारों में से दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी मुंबई, इन चारों में से कहाँ पे इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है? तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक क्यों इनॉग्रेट किया गया है? ऑब्वियसली फ्यूचर में हमारे स्पेस से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स होंगे उन सब में जितने चैलेंजेस आने वाले हैं उन सबको मीट करने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, जो आपको नीचे साइड में नीचे नीचे दिख जाएगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इंटेंशन के साथ इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च करी। ये भी पूछा जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। ये पूछा जा सकता है कि एक डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम इन्होंने भी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में लॉन्च करी, जो कि 10 करोड़ तक की है। इसमें जो डिफेंस पर्सनल्स हैं तीनों सर्विसेज के, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, उनके वार्ड्स को जो है ये स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा मिल सकता है। तो ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है। क्यों किया गया इंटेंशन मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखा गया है, पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स इज लॉन्च्ड? आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी सिटी में अपने तरीके का ऐसा पहला एक बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट अभी लॉन्च किया गया है? कोची, तंजावुर, नैनीताल या फिर इम्फाल, इनमें से कहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक बोट एक तरीके से लॉन्च की है बैटरी पावर्ड? कहाँ पे किया गया है? आंसर मैं बता देता हूँ, कोची में इसको किया गया है। एक्चुअली कोची में अपने तरीके का पहला एक वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसी के तहत इसमें बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट यहाँ पे लॉन्च की गई। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक बोट है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोट यहाँ पे क्या की गई? लॉन्च की गई है। तो इसमें जो इसका वाटर रूट है ये लगभग 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इतने स्पैन में फैला हुआ है, जो कि 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा, इंटरकनेक्ट करेगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे 70, इसमें जो फ्लीट है पूरी इनकी कितनी है? 78 इसमें ये होंगी, उसमें से पहले क्या करी है? लॉन्च कर दी गई है। इसका इंटेंशन क्या है? एक एनर्जी एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली और सेफ बोट को, जो कि आपके राइडरशिप को एक ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है, उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको मॉडर्न तरीके से इंट्रोड्यूस करना, ये सब इसका इंटेंशन है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 819 करोड़ है इस पूरे प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं, आप लोग इनको भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? कोची, ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली हु हैज स्worn इन एज निकारागुआस प्रेसिडेंट?
पूरे वर्ल्ड में कहीं पे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, कहीं पे पीएम चेंज होते रहते हैं, तो ये इनसे भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में। ईएसआई से यूडीसी में आप ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं पे पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ये भी दिमाग में लेते हुए चलना है कि कौन कहाँ के प्रेसिडेंट अभी बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो अभी हाल ही में निकारागुआ में प्रेसिडेंट, जो कि एक आपको पता होगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। एक्चुअली पिछले साल इलेक्शन हो गए थे और अभी यहाँ पे इन्होंने स्वाधीन कर लिया है, शपथ ले लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओलाफ स्कॉल्स नहीं है। कौन है, डेनियल ऑर्टिगा, ये यहाँ पे क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। ओलाफ स्कॉल्स का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, जो 14 साल बाद वहाँ पे, अब वो वहाँ पे चांसलर नहीं है, अब उनको रिप्लेस कर दिया है किसने, ओलाफ स्कॉल्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, ओलाफ स्कॉल्स। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, लेकिन मैं बी आपको बता रहा हूँ। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कॉल्स। मैं कहूंगा कि निकारागुआ से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें जर्मनी वाला है, तो आप लोग इसको जरूर देख लेना। अली खान सुमाइलोव और कासिम जोमार्ट, ये दो कौन है, ये भी अभी न्यूज में आ गए थे। क्यों, सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है कजाकिस्तान है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसमें से जो कजाकिस्तान है, वहां पे अभी नए पीएम एक नियुक्त हुए हैं, तो उनको प्रेसिडेंट वहां पे नियुक्त किया। तो कासिम जोमार्ट वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अली खान सुमाइलोव को क्या किया है, नए पीएम वहां पे नियुक्त किया है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, नीचे के पॉइंट्स में सारा का सारा लिखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जर्मनी के चांसलर। बाकी आप लोग 3 पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 के Q1 के अनुसार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन इंडेक्स, रिपोर्ट इंडेक्स से जब क्वेश्चन आते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इन्होंने अपना Q1 के लिए मोबिलिटी रिपोर्ट निकाला, तो उसमें पूछ रहे हैं कि इंडिया की रैंक क्या है। एक्चुअली होता क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट में, कि ये कंट्री वाइज ग्लोबल रैंकिंग देते हैं सभी कंट्रीज को, कि कौन सी कंट्री में कितना ट्रैवल फ्रीडम है। उस आधार पे ये लोग रैंक करते हैं कंट्रीज को, दुनिया की सारी कंट्रीज को। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, तो इस बार थोड़ी इंप्रूव हुई है, क्योंकि 83 नंबर पे इंडिया आता है इस बार की रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 Q1 की रिपोर्ट में ये बताया गया है। इसमें टॉप रैंक कंट्रीज को भी आपको याद रख लेना है। तो टॉप रैंक कंट्रीज कौन सी है, जापान और सिंगापुर, इन्होंने टॉप किया हुआ है इस कंट्री को। और इंडिया की रैंक 83 है, ये आपको बता दिया गया। बॉटम रैंक कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान और इराक सबसे नीचे आती हैं। इसमें अफगानिस्तान की 111 है, इराक की 110 है। ये ठीक है, पहले पिछले बार भी यही थी और इस बार भी यही है इस बार। इसमें पाकिस्तान की बात करें, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो 4th नंबर का वर्स्ट या लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट इसके पास है। किसके पास, पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश के पास। आपको ध्यान रखना इंडिया की रैंक 83 है, जो कि इस बार इंप्रूव हुई है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन पिछली बार आई थिंक 87 के आसपास इसकी रैंक थी। आप लोग उसको भी सर्च कर लेंगे। 83 इस बार इसकी रैंक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट या हेनलो ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 क्यों किया जाता है, तो ट्रैवल फ्रीडम कितनी वहां के नागरिकों को मिल रही है उस आधार पे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो इनका वीजा स्कोर क्या है, वैसे तो यहाँ पे लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे, पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, द वीजा स्कोर ऑफ बोथ कंट्रीज इज 192 इनका वीजा स्कोर है। किनका, जापान और सिंगापुर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स C2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच डेस्ट्रॉयर। किस डेस्ट्रॉयर को हिंदी में बोलते हैं, युद्धपोत। वैसे आप लोग तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो डेस्ट्रॉयर, कौन से डेस्ट्रॉयर से अभी लॉन्च किया है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को, C2C वेरिएंट। मिसाइल्स अलग अलग तरीके की होती हैं, C2C, C2 एयर। जैसे सरफेस टू सरफेस होती है जमीन के लिए, पानी पे C2C होती है। तो ऐसे ही एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, इसको अभी C2C वेरिएंट इसका इन्होंने टेस्ट फायर किया, जो कि बिल्कुल पिन पॉइंट सटीक उसके साथ इन्होंने लॉन्च किया, जहां पे एग्जैक्टली वो निशाना मारना चाहते थे, बिल्कुल वहीं पे वो निशाना जाके लगा है। तो ये कहाँ पे किया गया, किस डेस्ट्रॉयर से, पहली बात तो इसको लॉन्च किया गया, इसको किया गया INS रणवीर से, नहीं किया गया कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम से इसको अभी इन्होंने लॉन्च किया, टेस्ट फायर किया, मतलब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को। C2C वेरिएंट इसका है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा है DRDO ने किया है, वेस्टर्न हमारे कोस्ट से।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, 3 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल 2 तरीके की होती है, क्रूज मिसाइल होती है और एक कौन सी होती है आपकी, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इस तरीके से होती है। तो आपको ये सब चीज़ें देख लेनी है। तो आपको क्या मेन बताना था, INS विशाखापत्तनम, यहाँ से इसको क्या किया गया, टेस्ट फायर किया गया सटीक DRDO के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the new chief economist of IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी अक्टूबर 1945। डेट आप लोग बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वैसे आपको ईयर भी नहीं बताना चाह रहा था, मेरे मुंह से निकल गया। तो आप लोग बताएंगे कि कब इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चाहे तो आप वो भी बता सकते हैं। तो IMF के नए चीफ इकोनॉमिस्ट अभी नियुक्त हुए हैं, तो बताना है कौन है। इनसे पहले थे गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की थी और ये हार्वर्ड में, आई थिंक वहाँ हार्वर्ड में ये इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी पहले, उसके बाद इनको यहाँ पे IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया था। आई थिंक हार्वर्ड में ही पढ़ाती थी, आप लोग चेक कर लेंगे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हार्वर्ड ही है। तो इनको ये उन्होंने रिकॉर्ड क्या किया था कि दुनिया की पहली बार किसी महिला को IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया था। अभी वापस अपनी यूनिवर्सिटी लौट चुकी है, इन्होंने वहाँ पे रिजाइन कर दिया है। तो अब वहाँ पे नए बने हैं, तो उनका नाम क्या है, पेरे ओलाइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पेरे ओलाइवर, ये वहाँ पे बने हैं क्या, चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बताना है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इनकी स्थापना या इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ब्रेटन वुड्स मीटिंग के बाद। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। Renew by, one of India's insurtech companies, appointed whom as its first brand ambassador। Renew by ने पहली बार अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि एक इंश्योरेंस टेक कंपनी है। तो आपको बताना है कि किसको किया इन चारों में से। कहीं आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा। अमिताभ, रणवीर, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव। ठीक है, इनको अभी इन्होंने क्या किया, अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। The RBI, Reserve Bank of India, has approved the appointment of Itira Davis as the MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank for। Ujjivan Small Finance Bank के लिए MD CEO नियुक्त किया है RBI ने इतिरा दाविस को। तो कितने साल के लिए किया है आपको ये बताना है, 1 2 3 4, कितने सालों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1 ईयर। 1 साल के लिए इतिरा दाविस को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, हो सकता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO का नाम बताइए, ऐसे पूछ सकते हो। नाम क्या हो जाएगा, इतिरा दाविस या डेविस हो जाएगा। ठीक है, इतिरा डाविस या डेविस, जो भी इनका नाम है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज बीन एडजस्ट एज बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2022। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2022 में किसको भारत की बेस्ट प्राइवेट बैंक का खिताब मिला है। तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, इन चारों में से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है HDFC बैंक का। ठीक है, हाउसिंग से शुरू होता है। ठीक है, आगे बताएंगे आप लोग इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। समझ रहे हैं इस चीज को। आगे बढ़ेंगे। बेस्ट प्राइवेट बैंक, इसको खिताब इसको मिला है। इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो इस जनवरी के महीने में बहुत सारे डेज आते हैं, उन सभी में काफ़ी सारे डेज इंपॉर्टेंट है। आपको पहली बात तो सारे के सारे याद कर ही लेने हैं। जैसे एक 9 जनवरी का दिन आता है, 12 जनवरी का दिन आता है, 14, उसके बाद 15 जनवरी का दिन आता है, 25 जनवरी का दिन है, 26 जनवरी का दिन है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। 24 जनवरी का भी दिन है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं इस दिन, इस महीने में। तो आपको ये जरूर याद रख लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सब पूछा गया। इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, 14 जनवरी को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ये किया जाता है 15 जनवरी को। क्यों किया जाता है 15 जनवरी को, कुछ लोग इसमें कभी कभी कंफ्यूज आते हैं। 14 जनवरी को, 14 जनवरी को भी एक दिन मनाया जाता है, उसको बोलते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। ठीक है, ये होता है इंडियन आर्म फोर्सेज वेटरन डे होता है, लेकिन 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है, दोनों में डिफरेंस है। 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी 1949 का ही वो दिन था जब हमारे देश को पहली बार हमारे इंडिया के कमांडर इन चीफ मिले थे। पहले ब्रिटिश हुआ करते थे, फिर इंडियन बने। M करियप्पा इनका नाम था, M करियप्पा। उससे पहले ये लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को, 1949 को इनको क्या कर दिया गया, कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। आपको ये बताना है। तो उस टाइम पे यानी कि 49 पे
किसको रिप्लेस करके इनको बनाया गया था, यानी कि लास्ट कमांडर इन चीफ ब्रिटिश टाइम के जो अपनी इंडियन आर्मी के दो कौन थे आपको बताना है। तो भारत के कौन रहे, एम करियप्पा रहे, इसलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। इस दिन जो करियप्पा ग्राउंड है दिल्ली में, वहाँ पे परेड भी की जाती है 15 जनवरी। 14 जनवरी को इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाते हैं कि जिन्होंने भी आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विस दी है उनकी सर्विस को सम्मान देने के लिए ये 14 जनवरी को इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। 12 जनवरी का दिन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा गया है, इसे मनाते हैं हम लोग नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मनाते हैं विवेकानंद जी की जयंती पे। विवेकानंद अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, इनका एक फेमस नारा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो ये इनकी जयंती पे मनाया जाता है कौन सा, नेशनल यूथ डे। कब से शुरू किया गया था, 1984 में शुरू किया गया था, एक्चुअली 1985 से मनाना शुरू किया गया था। 1984 में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाएंगे। 26 दिसंबर इसी बार से इसको ऐड किया गया है, 2021 से नहीं बल्कि 2022 से इसको मनाया जाएगा 26 दिसंबर। 9 जनवरी को एक होता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी उस दिन इंडिया वापस लौटे थे इसलिए वहां मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस। और उसी के साथ साथ 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे जिनको साहिबजादे बोला जाता था, और उनमें से 2 जो थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको जिंदा दीवार पे चिनवा दिया गया था। कौन से दिन, 26 दिसंबर के दिन। और इनकी इसी शहादत को कमेमोरेट करने के लिए 9 जनवरी के दिन इस साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा इन दोनों के नाम पे, इन दोनों की शहादत को कमेमोरेट करने के लिए। तो याद रखेंगे इन्होंने मुगल के खिलाफ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स को लड़ा था। तो इसमें चार ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं चारों बता रहा हूँ। 26 दिसंबर को पहली बार सेलिब्रेट किया जाएगा इस साल 2022 से वीर बाल दिवस के तौर पे। वीर बाल दिवस से याद आता है बाल दिवस चिल्ड्रन डे, वो 14 नवंबर को होता है, वो दूसरा है। ये है 26 दिसंबर जो है वीर बाल दिवस। इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन में आपको मैं देना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मैडलिन बर्गमैन डाइड, हु वाज सी, ओबिचुअरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैडलिन बर्गमैन डाइड, तो ये कौन थी आपको बताना है, पोएट, जर्नलिस्ट, एक्टर या सॉन्ग राइटर। एक्चुअली ये सॉन्ग राइटर थी, बहुत फेमस एक सॉन्ग राइटर थी ये इनकी डेथ हो चुकी है। ये ASCAP यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर्स ऑथर्स एंड पब्लिशर्स की प्रेसिडेंट, पहली वुमेन प्रेसिडेंट और चेयरमैन भी रह चुकी थी 1994 से लेके 2009 तक। 93 की एज में इनकी अभी क्या हो गई, डेथ हो गई। इनको ऑस्कर, एमी और ग्रैमी से भी नवाजा जा चुका था। ठीक है, तो ये कौन थी, सॉन्ग राइटर थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बुक नेम्ड इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप हैज बीन रिटन बाय, बुक्स एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंडोमिटेबल ये किसकी बुक है, बहुत फेमस, इनका नाम सुना होगा आपने, अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है इंडोमिटेबल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। भारत सुब्रमण्यम बिकम्स इंडियाज विच नंबर चेस ग्रैंड मास्टर। चेस में ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है, इसके लिए आपको 3 नॉर्म्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद आपको चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। 73 हो चुके हैं इंडिया के, तो 73rd नंबर के कौन है, भारत सुब्रमण्यम, इनको अभी अभी खिताब मिला है किस चीज का, चेस ग्रैंड मास्टर का। ठीक है, कौन, भारत सुब्रमण्यम। इटली में इन्होंने अपना 3rd नॉर्म इसके लिए पूरा किया और वहां पे इनको फिर खिताब मिल गया किस चीज का, ग्रैंड मास्टर का। तो कितने हो गए, 73rd नंबर के ये हैं भारत सुब्रमण्यम, इंडिया के 73rd। आगे बढ़ते हैं। Which company to replace Vivo as IPL title sponsor from this year। आज तक आपने देखा होगा Vivo IPL चलते थे, जो कंपनी अभी इसको स्पॉन्सर कर रही थी Vivo IPL आपने देखे थे, लेकिन अब आप Vivo IPL नहीं देखेंगे क्योंकि Vivo को रिप्लेस कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। वो कंपनी कौन सी है, ओप्पो बिल्कुल भी नहीं, Vivo चाइनीज कंपनी थी याद रखेंगे, HCL भी नहीं है, रिलायंस भी नहीं है, टाटा कंपनी ने रिप्लेस कर दिया है किसको, IPL में Vivo को। तो अब देखने को मिलेगा आपको टाटा IPL। ठीक है, अब क्या देखने को मिलेगा, टाटा आईपीएल देखने को मिलेगा। सुनने में ऑड लग रहा है टाटा आईपीएल, लेकिन हाँ देखने को यही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिस मॉरिस रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही प्लेड फ्रॉम विच कंट्री। रिटायरमेंट, अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट से भी पूरी तरीके से, किसी ने टेस्ट मैचेस से लिया है, किसी ने इंटरनेशनल सारे के सारे फॉर्मेट से ले लिया है, किसी ने कप्तानी से लिया है इंडिया में। अब बताएंगे कि कौन है वो जिन्होंने इंडिया में कप्तानी से रिटायरमेंट ले लिया है।
खैर हम बात कर रहे हैं क्रिस मॉरिस की। क्रिस मॉरिस ने रिटायरमेंट ले लिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अब वो किसी भी क्रिकेट की किसी फॉर्मेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं थे? साउथ अफ्रीका के ये प्लेयर थे, क्रिस मॉरिस, ठीक है। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के भी एक प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के भी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट हाल ही में लिया है। रिवाइज कर लेंगे आप लोग इन्होंने लिया है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन चारों में से एयरटेल पेमेंट, पेटीएम, फिनो और जियो, इन चारों पेमेंट्स बैंक में से कौन सी है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इस ईयर सबसे ज़्यादा जिस बैंक के यूपीआई ट्रांजेक्शन्स किए गए, किसके किए गए, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इसके सबसे ज़्यादा अभी क्या हुए हैं यूपीआई बेनिफिशियरी इस भारत में बढ़े हैं। कितने? 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन सिंगल महीने में हुए हैं किसके? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे पेटीएम किसकी कंपनी है, ठीक है, किन्होंने शुरू करी है, कौन इसके मालिक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू विलेज बाय यूपी गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी 4 विलेजेस को रेवेन्यू विलेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको ये बताना है कि वो इन चारों में से, उन चारों में से एक विलेज इन चारों में से कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है। पहले रेवेन्यू विलेज की बात कर लेते हैं। क्या होता है रेवेन्यू विलेज? जो किसी दूसरे देश से लगता है हमारे देश का कोना, वहाँ पे जो विलेजेस होंगे वो रेवेन्यू विलेज के तौर पे घोषित करते हैं। हर विलेज को नहीं कर सकते हैं, जिस करेंगे उसकी डिफाइंड बाउंड्री होगी और उस विलेज को चलाने के लिए वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जिस तरीके से यहाँ पे ग्राम प्रधान होते हैं वैसे वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो आपको बताना है कि उन चारों में से वो कौन सा विलेज है जो इन चार ऑप्शंस में से है? भवानीपुर, ढाकिया, टेडिया या बिछिया। आपको बताना है। तो इन चारों में से एक्चुअली वो चारों के चारों विलेज यही हैं, भवानीपुर, ढाकिया, टेडिया, बिछिया। मैंने ऑप्शन ई लिख लीजिए यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव लिख लीजिए यहाँ पे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों को क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज किया गया रेवेन्यू विलेज के तौर पे। यहाँ लिखा है भवानीपुर, टेडिया, ढाकिया और बिछिया। क्या होता है रेवेन्यू विलेज? आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये कहाँ पे लगता है? नेपाल बॉर्डर से साथ चारों विलेज क्या करते हैं? टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरबीएल बैंक हैज टाइड अप विथ विच कंपनी टू फ्यूल द कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी? आरबीएल बैंक ने किस कंपनी से इन चारों में से टाई अप किया है कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी को फ्यूल करने के लिए, बढ़ाने के लिए? एक्चुअली अपने कस्टमर बेसिस को बढ़ाना चाहते हैं और एक्चुअली बढ़ भी रहे हैं और बढ़ाना भी चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने किस कंपनी के साथ अभी टाई अप किया है, वही चीज़ ये बोल रहे हैं। और इन्होंने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी किया था, अवेकस 2.0। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो किसका? एसी बैंक का है। तो आरबीएल बैंक ने क्या किया? गूगल के साथ मिलकर के टाई अप किया है इस चीज़ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एट विच प्लेस 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टुक प्लेस? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19th मीटिंग हुई। आपको बताना है कि इन चारों में से कहाँ पे ये हुई। इस मीटिंग में बताया गया कि भारत में जो चीता हैं, चीता अब लुप्त एक्सटिंक्ट होने के कगार में एक्चुअली हो ही चुके हैं, तो उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा चीता को, इस चीज़ पे प्लानिंग की गई। उसके लिए क्या प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, किस किस तरीके से काम करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई, बहुत फोकस करके की गई। तो ये कहाँ पे हुआ? ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई। वहाँ पे भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि कैसे यहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस फिर से किया जाए। थर्ड नंबर पे आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट 14 टाइगर रिजर्व्स हैव बीन एक्रेडिटेड अंडर CATS and NTCA is working on getting other tiger reserve evaluated for CATS accreditation। CATS accreditation मतलब क्या होता है कि इनको एक तरीके से मार्क दिया जाता है CATS का, कि यहाँ पे क्या किया जाएगा? बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाएंगी टाइगर को कंजर्व करने के लिए। तो वो क्या किया जाता है? CATS उनको एक तरीके से ठप्पा उन पे लगा दिया जाता है, CATS मार्क लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई थिंक 19 या 20 के आसपास ही क्वेश्चंस रहे होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी के मंथ का पार्ट 3 था। इससे पहले पार्ट 2 आ चुके हैं। ये पार्ट 3 था। मैं फिर बोलूंगा कि ये पार्ट 3 है, ये वीक 3 नहीं है। इसको तीसरे हफ्ते के आप मत समझना। अभी तक जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से ये कुछ क्वेश्चंस थे।
इसके बाद पार्ट 4 आपके सामने आएगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का ट्राई करूंगा। यहाँ से आपकी ESIC UDC CBO SBI इनमें क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रिवीजन के लिए आप प्रैक्टिस के तौर पे इनको जरूर देखें, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल iExamB मॉक टेस्ट आर फ्री एट www.iexamb.com। आप लोग वहाँ पे जाके किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2022। तब तक ख्याल रखेंगे अपना। जय हिंद, जय भारत।